हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम करेंगे हमारी वीडियो नंबर 13 ऑफ आईटेप फर्स्ट सेमेस्टर इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन के यूनिट 4 को हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप एजुकेशन, दैट इज क्वालिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन, एजुकेशन फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। तो आज हम बात करेंगे कि एक गुड सिटीजन होने के लिए, अच्छा नागरिक होने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। वैसे तो आपको ये सारी चीज़ें पता हैं, बट एग्जाम पैटर्न में कैसे लिखना है उसकी जानकारी के लिए वीडियो बनाई गई है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एजुकेशन फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ की क्यों एजुकेशन देनी चाहिए हमें हमारी फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ को बताने के लिए। ये वीडियो आई टाइप के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और आज हम इस टॉपिक को समझेंगे बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो सिटीजनशिप एजुकेशन होती क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग इंडिविजुअल। सिटीजनशिप एजुकेशन क्या होती है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इंडिविजुअल मतलब एक नागरिक को एजुकेट करा जाता है, पढ़ाया जाता है अबाउट देयर राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज सिटीजन ऑफ अ कंट्री। किसके बारे में? उनकी राइट्स के बारे में, क्या क्या उनके अधिकार हैं, उनकी ड्यूटीज क्या है, कर्तव्य क्या है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कि उन्हें क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होने चाहिए। वो तो इन सब चीज़ों के बारे में किसी भी इंसान को एजुकेट करना, पढ़ाना, वही होता है सिटीजनशिप एजुकेशन। इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड देयर रोल इन सोसाइटी। तो जिससे लोगों को क्या पता चलेगा कि उनका रोल क्या है सोसाइटी में, वो क्या क्या कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, गवर्नमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, एंड ग्लोबल अफेयर्स की बाहर के जो मामले होते हैं उनमें उनका क्या रोल हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से उनको पता चलता है। बाय प्रमोटिंग वैल्यूज सच एज डेमोक्रेसी, कैसी वैल्यूज प्रमोट करके कर सकते हैं? उनके अंदर डेमोक्रेसी की वैल्यू प्रमोट करके कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबका इक्वल राइट होना चाहिए, ठीक है, और जस्टिस होनी चाहिए, है ना, कि किसी के साथ भी मतभेद नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वल मानना चाहिए, और रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी की, जो जैसे कि हमारी कंट्री, हम जानते हैं कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो क्या है? डाइवर्स कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी है। हमने पढ़ा था कल्चरल डाइवर्सिटी है ना, और बोल सकते हो आप स्टेट में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है आपके स्टेट में या फिर इंडिया में। तो इतनी सारी तरह की डाइवर्सिटीज़ हैं, एथनिक डाइवर्सिटी है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताना कि हमें इन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इन अपने मूल्यों पर चलना चाहिए, कि डेमोक्रेटिक वे अपनाना चाहिए, सभी के साथ समान वे में बोलना चाहिए। अगर कहीं पे इनजस्टिस हो रहा हो तो आपको उसके हक के लिए लड़ना चाहिए। इक्वालिटी प्रमोट करनी चाहिए कि आपको सभी को एक समान एक अधिकार देना चाहिए, और रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। ओके, तो ये था सिटीजनशिप एजुकेशन। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए गुड सिटीजन के लिए। तो अ गुड सिटीजन इज समवन हु कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी। तो गुड सिटीजन कौन हुआ? अभी हमने पढ़ा था सिटीजनशिप एजुकेशन। तो जिस इंसान को वो एजुकेशन प्राप्त हो चुकी है और वो उसको अपने डेली लाइफ में उसे यूज कर रहा हो, है ना, उसको क्या कर रहा हो, प्रैक्टिकल लाइफ में जोड़ रहा हो, अपने एक्सपीरियंसेस ऐड कर रहा हो। तो गुड सिटीजन वो होता है जो पॉजिटिवली क्या करे, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करे। जैसे हम डोनेशन देते हैं, फॉर एग्जांपल कोविड आया था, हमने डोनेट किए थे। अमाउंट क्यों किए थे? क्या हमें कोविड हुआ था? नहीं, और लोगों के लिए, कि और जो लोग हैं वो भी बच जाए। तो ये क्या है? वैल्यूज है, ह्यूमन वैल्यूज है, ह्यूमनिज्म है। तो पॉजिटिवली हम कंट्रीब्यूट कर सके, रिस्पेक्ट कर सके हमारी लॉ की, एंड फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड देयर कंट्री, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कर्तव्य अपनी कंट्री के प्रति निभा सके, एंड फेलो सिटीजन्स ना, और फेलो सिटीजन्स के लिए, फेलो सिटीजन्स मतलब उनके जो और भी नागरिक हैं, बाकी के जो नागरिक हैं हमारी कंट्री के, जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, फ्रेंड्स क्लास फेलोज होते हैं, तो मतलब क्लास में पढ़ने वाले। तो फेलो सिटीजन कौन? जो आपकी कंट्री में जो लोग रहते हैं उनको फेलो सिटीजन बोलेंगे। गुड सिटीजन की यही क्वालिटीज है कि उसे पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी में, लॉज के प्रति रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कि जो लॉज हैं उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अपनी ड्यूटीज को फुलफिल, रिस्पॉन्सिबल, एक तरह से फुलफिल करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देयर ड्यूटी। ओके, उसके बाद है कि क्या क्या क्वालिटीज हैं, इनको हम डीप में भी पढ़ेंगे, पहले इनको पॉइंट में समझ लेते हैं। जैसे आपको एग्जाम में लिखना है, उसी पैटर्न से मैं आपको ये स्लाइड्स प्रोवाइड कराती हूँ कि आपको कैसे एग्जाम में लिखना है ना। इसी पैटर्न से अगर आप एग्जाम करेंगे तो यू विल गेट गुड स्कोर, और आपको अच्छे से समझ भी आएगा। ओके, पहली है रिस्पॉन्सिबल एंड लॉ अबाइडिंग, कि जो एक गुड सिटीजन की क्वालिटी क्या है, कि वो रिस्पॉन्सिबल होगा और लॉ के प्रति अबाइड होगा, बंधा हुआ होगा, है ना, वो लॉ के जो खिलाफ है वो चीज़ें नहीं करेगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन सोसाइटी होना चाहिए उसका, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरे की रिस्पेक्ट, अवेयरनेस एंड एजुकेशन,
पैट्रियोटिज्म एंड नेशनल प्राइड होना चाहिए उसके अंदर, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, 7th वन इज एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द 8th वन इज डिफेंड राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये कुछ 8 क्वालिटीज़ हैं जो आप अपने एग्जाम में मेंशन कर सकते हो और जो आप अपने डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं पहली वाली से, रिस्पॉन्सिबल एंड लॉ अबाइडिंग। एक इंसान को कैसा होना चाहिए कि वो लॉ को ओबे करे, लॉ को अपनाए, है ना, और उनका पालन करे। रिस्पेक्ट ऑथोरिटी, कि जो भी जिस भी चीज़ के बारे में आपको बोला गया है वही चीज़ करनी। फॉलो द कंट्रीज लीगल सिस्टम, कि कंट्री का जो लीगल सिस्टम है उसको फॉलो करे, जैसे ट्रैफिक रूल्स को ना पार करे, है ना, ट्रैफिक रूल्स को एक तरह से वॉयलेट ना करे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसे नहीं करनी चाहिए जो लीगल सिस्टम के खिलाफ है बिल्कुल। एंड हेल्प मेंटेन ऑर्डर, कि जो ऑर्डर्स हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करके चले। पेज टैक्स ऑनेस्टली, अपना जो टैक्स है वो ऑनेस्टली पे करे, है ना, कि अगर वो अपनी इनकम को ना छुपाए, जैसे कि इंडिया में कितनी सारी चीज़ें हैं, ऐसी प्रैक्टिस होती है, करप्शन होता है ना, बट वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए गुड सिटीजन होने के नाते। अब जो टैक्स पे करेंगे तो उससे नेशनल डेवलपमेंट ही तो होगा, कंट्री का ही तो उद्धार होगा, अगर हम टाइम टू टाइम अपने टैक्सेस पे करेंगे तो। उसके बाद आता है सेकंड वन इज एक्टिव पार्टिसिपेशन सोसाइटी, कि हमारा जो सोसाइटी में पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, मतलब जिस लायक हम हैं उस लायक की हेल्प तो दूसरों के साथ कर सके। जैसे कि वोट्स इन इलेक्शन, हमें वोट करना चाहिए। अगर आप 18 ईयर्स के हो या 18 ईयर से अबव हो तो आपको टाइम टू टाइम वोटिंग करनी चाहिए, ये आपका क्या है, एक अधिकार है ना। तो टेक्स पार्ट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जो हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, डेमोक्रेसी जो कहती है कि आप वोट करके अपने नेता को चुन सकते हो, है ना, तो उसको आपको निभाना चाहिए। उसके बाद एंगेज इन कम्युनिटी सर्विस, कि आपको जो कम्युनिटी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि अपने गली को साफ रखना, है ना, और पेड़ उगाना, तो सोशल वेलफेयर के लिए काम करना, सपोर्ट करना, जिनको ज़रूरत है चीज़ों की, जो गरीब हैं उनको सपोर्ट करना। तो ये एक गुड सिटीजन की क्वालिटीज़ है। थर्ड वन इज रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, कि दूसरों के प्रति आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। शो टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस, कि अगर कोई गुस्से में आपको कुछ बोले तो आप थोड़ा शांत हो जाओ उस टाइम पे, है ना, तो आप टॉलरेंस शो करो कि थोड़ा सा चुप हो जाओ, है ना। और एक्सेप्टेंस, की अगर कोई कुछ कह रहा है तो वो आपके भले के लिए कह रहा होगा, बट हर सिचुएशन में नहीं, बट कुछ सिचुएशन में। तो रिस्पेक्ट पीपल फॉर डिफरेंट रिलीजन, कि जो डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, हमारे इंडिया में कितने सारे रिलीजन है ना, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इस और बोल सकते हैं आप बुद्धिज्म, है ना, और जैनिज्म, तो इतने सारे रिलीजन हैं, तो सभी का हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनके कल्चर्स के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए और बैकग्राउंड्स के प्रति। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कोई किस बैकग्राउंड से, हमें सिर्फ क्या समझना चाहिए उन्हें कि वो भी इंडियन है, हमारी तरह ही वो लोग हैं ना। सो प्रैक्टिस काइंडनेस एंड एम्पैथी, कि दूसरों के प्रति दयालुता दिखानी चाहिए। एंड एम्पैथी, कि आपको उनके प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। हेल्प अदर्स एंड प्रमोट हार्मनी इन सोसाइटी, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, क्या प्रमोट करनी चाहिए, हार्मनी प्रमोट करनी चाहिए सोसाइटी में, ताकि क्या हो सके, समाज का उद्धार हो सके। उसके बाद आता है फोर्थ वन इज अवेयरनेस एंड एजुकेशन, कि आपको क्या करना चाहिए, अवेयरनेस और एजुकेशन फैलानी चाहिए। स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट नेशनल एंड ग्लोबल इश्यूज, कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है और ग्लोबल लेवल पे क्या इश्यूज चल रहे हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे कि दूसरों का भी भला होगा। अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल मैटर, कि आपको सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। वैल्यूज, एजुकेशन एंड पर्सनल ग्रोथ, अब जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा देना चाहिए, और पर्सनल ग्रोथ के भी स्ट्राइव टू लर्न एंड इम्प्रूव फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, कि आप कोशिश करो कि आप याद करने के लिए, मतलब लर्न करने के लिए या सीखने के लिए ही काम करो, है ना। जैसे कि अब आप ये पढ़ रहे हो, ये आप इसलिए ना पढ़ो कि आपको ये पेपर में करना है, बल्कि आपको ये इसलिए भी समझ रहे हैं ताकि आप इनको अपने जीवन में भी उतारो, प्रैक्टिकल रूप में भी एक्सपीरियंस करो। फिर उसके बाद आता है फिफ्थ वन इज पैट्रियोटिज्म एंड नेशनल प्राइड, ये आपको क्या करना चाहिए, पैट्रियोटिज्म की भावना होनी चाहिए, मतलब देशभक्ति की भावना चाहिए, और नेशन के प्राइड के लिए काम करना चाहिए। सो लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, कि आपको क्या होना चाहिए, अपने कंट्री के प्रति प्यार होना चाहिए और रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कहीं पे भी कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, किसी को गाली गलौज नहीं करना चाहिए, अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज करनी चाहिए। सो इट प्रमोट्स यूनिटी एंड वर्क फॉर नेशनल प्रोग्रेस, तो आपको यूनिटी, एकता को प्रमोट करना चाहिए और नेशनल प्रोग्रेस के प्रति काम करना चाहिए। उसके बाद सपोर्ट नेशनल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। कंट्रीब्यूट थ्रू हार्ड वर्क, इनोवेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको एक ऐसा इंसान बनना चाहिए जिससे आप पढ़ लिख के अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करो, अपने नेशन में कंट्रीब्यूट करें, ताकि क्या हो सके, आप नेशनल डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सको। उसके बाद सिक्स वन इज ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी,
कि आपको क्या करना चाहिए, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी करनी चाहिए, मतलब अपनानी चाहिए। इट मीन्स कि आपको सही काम करना चाहिए, आप ऑनेस्ट होने चाहिए, है ना। अगर कोई नहीं भी देख रहा है तो भी आपको सही काम करने हैं, ऐसा नहीं कि कोई देख ही रहा है तभी। जैसे आप देखते हैं रील्स पे इतनी सारी वीडियोस बनाते हैं कि लोग हेल्प करते हैं दूसरों की। अब हेल्प तो करते हैं वो, चलो अच्छी बात है, बट क्या करते हैं, हेल्प करते तो हैं पर रील्स में उन्हें शेयर करते हैं कि हमने हेल्प की। तो चलो वो कर रहे हैं वो भी ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई दिखाना ही किसी को या फिर कोई देख रहा हो तभी को आप कुछ अच्छा काम करो। तो आप आपके अंदर होना चाहिए कि आप सही इंसान हो। सो स्पीक्स एंड एक्ट ट्रूथफुली, कि आपको सच बोलना चाहिए। मेंटेन ऑनेस्टी एंड पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, की हर लाइफ में अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है कि आप जो काम करते हो उधर भी आप ऑनेस्टी बनाए रखे चलो, और ईमानदारी, और अपनी पर्सनल लाइफ में भी करप्शन से बचो, अनएथिकल प्रैक्टिसेस से बचो। कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस क्या होती है, जो आपके मोरल वैल्यूज़ के खिलाफ होती हैं, है ना। मोरल वैल्यूज़ क्या होती हैं, जो आपको नैतिकता चीज़ें सिखाई जाती है ना बचपन में, मम्मी बोलते हैं ये मत करो वो मत करो, बड़े बूढ़ों के पैर छुओ, है ना, उनसे आप करके बात करो। तो ये प्रैक्टिसेस अवॉइड करनी चाहिए। कौन सी, अनएथिकल प्रैक्टिसेस, मतलब जो हार्म करे किसी इंसान को या फिर सोसाइटी को। तो वर्क फॉर जस्टिस एंड फेयरनेस, की किसके लिए काम करो, जस्टिस के लिए और फेयरनेस के लिए, कि सब सही करने के लिए। एक तरह से फेयरनेस मतलब हो गया कि आप सब सही तरह से कर रहे हो, कोई भी झोल मोल नहीं कर रहे हो, मतलब करप्शन नहीं हो रहा है। उसके बाद है 7th वन इज एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको क्या होनी चाहिए, एनवायरमेंटल के प्रति भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए। प्रोटेक्ट नेचर एंड रिसोर्सेज, कि अपनी नेचर और अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करो। जो वाटर, ट्री एंड एनर्जी है, ये सब तो हमें स्कूल्स में भी सिखाया जाता है कि जब भी आप क्लासरूम से बाहर जाओ तो जब क्लास में कोई ना हो तो आप स्विच ऑफ करो फैंस को, लाइट्स को, है ना। तो अपनी एनर्जी, वाटर और ट्रीज को क्या करो, कंजर्व करो। प्रमोट क्लीनिनेस एंड सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करो, क्लीनिनेस को, कि सफाई रखो और ऐसी चीज़ों को यूज़ करो जो आगे इन फ्यूचर हार्म ना करें। सो अवॉइड पॉल्यूशन एंड सपोर्ट इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स। उसके बाद आता है 8th वन इज डिफेंड राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि अपनी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रोटेक्ट करके रखो। पता करो कि आपकी क्या राइट्स और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सो प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, कि अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करके रखो, मतलब बचा के रखो। इट मीन्स कि सपोर्ट इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स में जो कहा गया है वो सब क्या करो, अपने जीवन में एक तरह से स्टार्ट कर दो, है ना। फिर उसके बाद फुलफिल सिविक ड्यूटीज, जो आपकी सिविक एज अ पर्सन आपकी ड्यूटीज है उनको भी फुलफिल करो। हेल्प मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, असिस्ट इन इमरजेंसीज एंड सपोर्ट कम्युनिटी वेलबिंग। जैसे आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस को हम क्या सिखाया जाता है कि हमें रास्ता देना चाहिए, बट रास्ता ही नहीं बचा होता, रोड ही इतने बिल्कुल ऐसे हैं थोड़े थोड़े, जहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, तो एम्बुलेंस के लिए रास्ता बहुत मुश्किल से बच पाता। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसो कि आप दे सकते हो तो आपको हमेशा एम्बुलेंस को वे देना चाहिए। तो ये क्या है, कुछ आपकी ड्यूटीज़ हैं उनको आपको फुलफिल करना चाहिए। तो ये कुछ क्या थे, गुड सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर क्वालिटीज़ जो अभी हमने पढ़ी। उसके बाद आते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ के लिए एजुकेशन। तो एजुकेशन फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, तो इसमें पढ़ते हैं कि एजुकेशन जो है क्रूशियल रोल प्ले करती है, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक इंडिविजुअल को अवेयर कराने के लिए उसकी फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़। अगर आप अवेयर ही नहीं हो किसी चीज़ के प्रति, एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आपको किताबी ज्ञान मिल रहा है, आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसके आर्टिकल के बारे में, उसके लॉ के बारे में, ना सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे आप एक अवेयर सिटीजन बन पाओ। सो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ को एक तरह से अवेयर करने के लिए एजुकेशन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। आपको पता लगता है कि आपकी क्या राइट एंड क्या ड्यूटीज़ है। अ वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन अंडरस्टैंड देयर राइट्स, रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर एंड फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी एंड द नेशन। तो जो वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन है वो क्या समझता है आपकी राइट्स को, है ना। अगर कोई इंसान ऐसा है जो पढ़ा लिखा है, इन्फॉर्म्ड है, जिसको पता हो इन चीज़ों के बारे में, वो आपकी राइट्स और आपकी ड्यूटीज़ और आपके प्रति रिस्पेक्ट ज़्यादा करेगा एंड फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी एंड द नेशन, और अपने नेशन के प्रति और सोसाइटी के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने कर्तव्य को पूरा करेगा। सो टीचिंग फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज हेल्प इन बिल्डिंग रिस्पॉन्सिबल, जस्ट एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अगर एज अ टीचर, अगर टीचर कोई पढ़ाएगा फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़, तो उससे क्या होगा, इंसान को या फिर आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने में हेल्प करेगा, जस्टिस में, है ना, और डेमोक्रेटिक सोसाइटी बिल्डअप करने में हेल्प करेगा। तो एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द
फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज क्या है, क्योंकि अगर आपके पेपर में ये टॉपिक आता है तो आपको ऐसे ही लिखना है। सोचो कि अगर वो 16 मार्क्स में आ गया तो आपको ये सारा कुछ ही लिखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ये लिख दो कि एजुकेशन फॉर क्यों ज़रूरी है इनके लिए। आपको मेंशन भी करने की कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स होते हैं और कौन कौन सी ड्यूटीज होती है। सो फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर। तो इसके बारे में आर्टिकल 14 से 35 में लिखा हुआ है। सो फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जैसा आप समझ सकते हो जिसके बारे में किसमें लिखा है, आर्टिकल 14 to 18 में लिखा हुआ है। सो एंश्योर इक्वल राइट्स फॉर ऑल। इसमें क्या होता है कि सभी के लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर। मतलब इन किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसके बैकग्राउंड पे भी नहीं, उसके जेंडर पे भी नहीं, रिलीजन पे भी नहीं, ना ही कास्ट पे। फिर आता है सेकंड वन, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम इज इन आर्टिकल 19 to 22। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि आपको क्या है, बोलने का अधिकार है, अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, मूवमेंट, आप कहीं पे भी आ जा सकते हो, एंड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, की आप कोई भी ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हो। ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो उसी ऑक्यूपेशन को चूज करोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी ऑक्यूपेशन में जा सकते हो, कैसे भी बोल सकते हो। कैसे भी बोलना इन द सेंस कि अपने बिहेव में रह के या फिर अपनी रोल में रह के, ऐसा नहीं कि आप अब्यूजिव लैंग्वेज ही यूज कर रहे हो। तो आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, ऐसा राइट टू फ्रीडम कहता है ना। फिर उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मतलब जो ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपको डिमोटिवेट करती है या फिर आपकी ज़िंदगी को ख़राब करती हैं, तो उनके प्रति भी राइट्स हैं, उनके अगेंस्ट भी राइट्स है। तो राइट किस में लिखे हैं, आर्टिकल 23 और 24 में। तो इट मीन्स कि प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो ह्यूमन का होता है ना, इधर से उधर ले जाना या फिर बेचना इंसान को, है ना, तो उसको प्रोहिबिट करना। फोर्स लेबर को, ज़बरदस्ती आप किसी को अपना दास नहीं बना सकते, ज़बरदस्ती आप किसी से अपना काम नहीं करा सकते। उसके बाद चाइल्ड लेबर को भी ये क्या कहता है, रेस्ट्रिक्ट करता है कि कोई भी बच्चा जो 14 ईयर से कम है उसको आप काम के लिए नहीं लगा सकते हो। सो ये उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। इट मीन्स कि आर्टिकल 25 से 28 में इसके बारे में लिखा है कि आप कोई सा भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई फोर्स करे या फिर आपको कोई फोर्स करे कि आपको कौन सा रिलीजन चूज करना है। आप कोई भी रिलीजन चूज कर सकते हो, ठीक है। राइट टू प्रैक्टिस एनी फेथ। उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं आपके, कि आप पढ़ सकते हो, किसी भी कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हो, कोई भी लैंग्वेज, आपकी जो लैंग्वेज है उसको प्रमोट कर सकते हो, है ना। एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज के लिए बताया गया आर्टिकल 29 और 30 में। उसके बाद आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इट मीन्स कि इट अलाउज सिटीजन टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट इफ देयर राइट्स आर वायलेटेड। अगर इनमें से कोई भी राइट उनके वायलेट हो रहे हैं, कोई भी बात उनकी नहीं सुन रहा है इनमें से किसी भी राइट के बारे में, तो आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और बता सकते हो कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपके राइट्स के जो अगेंस्ट है वो, ठीक है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसके खिलाफ अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं तो आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। उसके बाद आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आपके ड्यूटीज़ क्या हैं, वो आर्टिकल 51A में लिखी हुई हैं। तो अकॉर्डिंग टू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंट्रोड्यूस 11 फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स, कि सभी इंडियन सिटीजन के लिए 11 फंडामेंटल ड्यूटीज थी या फिर हैं। तो फर्स्ट वन इज रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, कि आपको क्या करना चाहिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी उनमें जो बातें लिखी हैं उसको मानना चाहिए, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना चाहिए और नेशनल एंथम को, है ना, फॉलो। नेशनल एंथम को कैसे करोगे कि जब भी नेशनल एंथम हो रहा हो तो आप क्या करो, खड़े हो जाओ एक जगह, है ना। और अगर नेशनल फ्लैग के लिए आप क्या कर सकते हो कि ज़मीन पर देखो तो उसे उठाकर कहीं आप साइड में लगा सकते हो। सो इन सब चीज़ों के प्रति आपके प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद है फॉलो एंड अपहोल्ड द आइडल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, की जो फ्रीडम स्ट्रगल हुए हैं, है ना, उनके आइडल्स पे चलो, उनके आइडियाज़ पे चलो और उनके पथ को फॉलो करो और प्रोटेक्ट करो, ओके। फिर है प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि आप क्या करो कि आप जो हमारी सॉवरेनिटी है कि हम किसी भी देश के गुलाम नहीं हैं, या फिर हम अपना जो सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम है, वो खुद चला सकते हैं, हम अपनी कंट्री को खुद चला सकते हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करके रखो, यूनिटी को प्रोटेक्ट करो और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ओके। ऑनेस्ट रहो और यूनिटी में रहो। फिर डिफेंड द कंट्री एंड सर्विस द नेशन व्हेन रिक्वायर्ड, कि अपनी कंट्री को क्या करो, प्रोटेक्ट करो, है ना, और अपने नेशन पे के लिए सर्व करो जब भी ज़रूरत हो, जैसे आर्मी करती है ना।
जब भी ज़रूरत होती है वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार होते हैं। उसके बाद है प्रमोट हार्मनी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियन, कि सभी के लिए क्या करो, रिस्पेक्ट रखो, है ना। उसके बाद है वैल्यूज़ एंड प्रिजर्व द कंट्रीज कल्चरल हेरिटेज, की कंट्री की जो कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, ऐसी साइट्स जो कल्चरली हमें मिली है, विरासत में हमें मिली है, उनको प्रोटेक्ट करो, उनकी अहमियत रखो। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट, कि अपने जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करके रखो, सही सलामत रखो, इम्प्रूव करो उसमें कुछ भी चीज़ें, जैसे पेड़ लगाओ, प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ मत करो, तो ये सारी चीज़ें। फिर 8th वन इज डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, कि इंसानों में साइंटिफिक चीज़ें ज़्यादा डेवलप करो, है ना। जैसे कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि ये झाड़ा लगाना वगैरह, ये सब है ना, तो इनको प्रमोट ना करके डिमोट करके, और जो साइंटिफिक चीज़ें हैं उनको डेवलप करो। ह्यूमनिज्म, अपने अंदर ह्यूमनिज्म की भावना रखो, कि आप एक इंसान हो, दूसरे इंसान के काम हो सकते हो। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए आपके अंदर में, कि अगर कोई चीज़ आपके साथ गलत हो रही है तो पूछ सको उन चीज़ों के बारे में। उसके बाद है 9th में सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस, की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको आप प्रोटेक्ट करके रखो, और वायलेंस को बढ़ावा मत दो, लड़ाई झगड़े को। उसके बाद स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल फील्ड, कि आप क्या करो, मेहनत करो कि आप हर फील्ड में अपना अच्छा दिखा सको, है ना, हर चीज़ों में। फिर 11th वन एंड द लास्ट वन इज जो 86th अमेंडमेंट में ऐड हुआ था 2002 में, ये क्या कहते हैं, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 ईयर्स, की सभी को जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, है ना। सभी बच्चे को, कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए एजुकेशन से। काफ़ी ज़्यादा अच्छा, अगर एजुकेशन नहीं मिलेगी तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये खुद ही अडॉप्ट हो जाएंगी, अगर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी तो ये आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है, रोल ऑफ एजुकेशन, की एजुकेशन का क्या रोल है इन राइट और ड्यूटीज़ को प्रमोट करने में। तो सबसे पहले ये क्या करता है, एजुकेशन से हमें पता चलता है स्प्रेडिंग अवेयरनेस, है ना। अगर हमारे पास एजुकेशन है, हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, तो हम अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को बता सकते हैं, और हम इनको अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं। सो स्कूल और कॉलेजेस इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बारे में बताते हैं, और कैंपेन्स लगाने चाहिए, है ना, वर्कशॉप कंडक्ट करानी चाहिए, सोशल मूवमेंट के बारे में लोगों को बताना चाहिए, ताकि क्या पता चले उन्हें अपनी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता चले। उसके बाद है एनकरेजिंग सिविक पार्टिसिपेशन, कि लोगों का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। एजुकेशन प्रमोट वोटिंग अवेयरनेस और सोशल एक्टिविज्म एंड कम्युनिटी सर्विसेज। तो एजुकेशन है वो किसको प्रमोट करती है, वोटिंग अवेयरनेस को, कि आप वोट दो अपने नेता को जो आपके लिए सही कर रहा हो। सोशल एक्टिविज्म को बढ़ाने के लिए, कि फेमिनिज्म को बढ़ाने के लिए, या फिर फीमेल्स के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उनको घटाने के लिए। ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, आपको प्रमोट करनी चाहिए, एजुकेशन उनको उनमें हेल्प करती है। तो इट एनकरेज सिटीजन्स टू फाइट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस। तो इससे क्या होगा, सिटीजन्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं अगर कहीं पे इनजस्टिस हो रहा है, कहीं पे मतभेद हो रहा है, कहीं पे भेदभाव हो रहा है, करप्शन के प्रति और डिस्क्रिमिनेशन के प्रति, किसी भी भेदभाव के प्रति। उसके बाद है प्रमोटिंग, थर्ड वन इज प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड जस्टिस, की इक्वालिटी और जस्टिस को प्रमोट करो, कि सभी के साथ समान अधिकार होना चाहिए, ये हमें एजुकेशन बताता है। जेंडर इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में, ताकि हम क्या बना सके, इंक्लूसिव सोसाइटी बना सके, किसी के प्रति भेदभाव ना हो, सभी मिलजुल कर रहें। ऑल एजुकेशन फॉर ऑल मिलनी चाहिए, और हर चीज़ के लिए सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन हेल्प रिड्यूस कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो एजुकेशन से हमें क्या पता चलता है, हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, कि कास्ट रिलीजन उससे रिड्यूस होता है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी रिड्यूस होता है, खत्म होता है, कम होता है। उसके बाद है डेवलपिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, की एजुकेशन जो है हमें क्या बनाती है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाती है। जो हमने क्वालिटीज़ पढ़ी थी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की, गुड सिटीजन्स की, उसमें एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिससे हमें पता चले ड्यूटीज़ के बारे में, पैट्रियोटिज्म की भावनाएं हमारे अंदर, नेशनल यूनिटी और रिस्पेक्ट फॉर लॉज के बारे में पता चले, तो इससे क्या होगा, हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाएंगे। सो इट मोटिवेट्स इंडिविजुअल टू कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज डेवलपमेंट थ्रू हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो ये क्या मोटिवेट करती है, किस चीज़ में हमें मोटिवेट करती है, कि एक इंडिविजुअल जो है अपनी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करे, उसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, कैसे, हार्ड वर्क करके, मेहनत करके, ऑनेस्टी के साथ, है ना, और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन करके। सो दीज आर द रोल्स ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग राइट एंड ड्यूटीज। स्प्रेडिंग अवेयरनेस, कि आप अवेयरनेस फैलाओ कैंपेन्स के थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू, सिविक पार्टिसिपेशन एनकरेज करो, और इक्वालिटी और जस्टिस को प्रमोट करो, एंड द फोर्थ वन इज डेवलपिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। सो ये था। उसके बाद स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारी क्लास खत्म होती है।
आज हमने पढ़ा कि क्वालिटीज़ ऑफ गुड सिटीजन क्या होती है, सिटीजनशिप एजुकेशन क्या होती है, क्यों देनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा राइट्स के बारे में, अपने जो हमारे राइट्स हैं ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हमने पढ़ा, और एजुकेशन का क्या रोल है इनको प्रमोट करने में, राइट्स और ड्यूटीज़ को प्रमोट करने में। सो स्टूडेंट, अगर जो चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और बाकी प्लेलिस्ट के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी ITEP फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड। सो स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and like my channel. Okay, thank you so much student for watching the video, and have a nice day.